गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूपीएससी ब्रेंचमेंट लेके आ रहे हैं एचएसएस 2026 की रिवीजन सीरीज। रिवीजन में हम करेंगे आज पॉलिटी का कंप्लीट एनालाइज। तो चलिए देखते हैं कितने हमारे टॉपिक्स रहेंगे। 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। न्यायपालिका और न्यायिक सुधार कैसे काम कर रहा है, संसद और उसकी विधायी सुधार कैसे काम करेंगे, संवैधानिक प्रावधान और संशोधन, चुनाव और निर्वाचन सुधार, शासन प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध और संवाद, शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य और कल्याण की योजनाएं, सामाजिक न्याय, अधिकार, कृषि, ग्रामीण विकास, अर्थव्यवस्था, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संधि, डिजिटल शासन और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अवसंरचना, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और उनके सूचकांक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे न्यायपालिका और न्यायिक सुधार। इससे पहले मैं एचसीएस सीरीज में ज्योग्राफी पूरा करवा चुकी हूँ, साइंस पूरा करवा चुकी हूँ और इकोनॉमी पूरा करवा चुकी हूँ, और पॉलिटी आज रिवीजन सीरीज हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण 4 से 5 टॉपिक करा दिए हैं। सी सेट की क्लास भी अभी आज आ जाएगी। तो चलिए पॉलिटी करेंगे न्यायपालिका और न्यायिक सुधार को लेकर। न्यायिक जवाबदेहिता संदर्भ। भारत में हाल ही में न्यायिक यानी मिसकंडक्ट के उदाहरण ने न्यायाधीश को जवाबदेह ठहराने के तंत्र पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। न्यायिक कार्य में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परिभाषा। सिद्धांत की न्यायाधीशों को अपने निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पारदर्शिता और कानून के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए। गवर्नेंस का हम पढ़ रहे हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन और प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग सिद्ध करने की क्षमता 124 आर्टिकल 4 में और 124 के 5 में रहेगी। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग का समान आधार रखेगी। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 से 4 और 124 5 में है, और वहीं हाई कोर्ट का 217 में है। और शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करने के लिए जिला अधिकारियों के लिए 235 रहेगी। 124, 217 और 235। न्यायाधीश अधिनियम 1968 पढ़ेंगे। मिसकंडक्ट की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल रहेगा, जो कि न्यायाधीशों की अवमानना अधिनियम 1971 अनुसूचित प्रभाव के बिना न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। न्यायिक मूल्यों का पुनः वितरण किया जाएगा अनुच्छेद 1997 में, जहां उच्च न्यायाधीशों के लिए 16 बिंदु नैतिक कोड दिया जाएंगे। इन हाउस प्रक्रिया के लिए एससी द्वारा स्थापित आंतरिक जांच तंत्र रहेगा। न्यायिक मानकों का विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने और निगरानी को मजबूत करने का लक्ष्य रखेगी। न्यायिक मानकों के लिए पारदर्शिता रहेगी। इन हाउस के लिए आंतरिक जांच रहेगी। न्यायिक मूल्यों के 16 न्यायिक मूल्य के बिंदु रखे जाएंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम मिसकंडक्ट की जांच के लिए 3 सदस्य रहेंगे। न्यायालय की अवमानना अनुचित प्रभाव के बिना न्यायिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 217 एचसी न्यायाधीशों के महाभियोग समान आधार पर। अनुच्छेद 235 एचसी के अधिक शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण करने की शक्ति रहेगी। प्रमुख मामले देखेंगे। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय के लिए दोषी पाए गए न्यायमूर्ति पीडी दिनाकर भूमि हड़पने और भ्रष्टाचार के आरोप के बीच इस्तीफा देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार के अपने ऊपर लागू होने की पुष्टि की, जो कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा बिना हिसाब के नगद संपत्ति घोषणा बहस का नवीकरण करने में हमारी मदद करेंगे। यशवंत वर्मा बिना हिसाब के नगद संपत्ति घोषणा सूचना का अधिकार 2020 सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार के अपने ऊपर लागू होने की पुष्टि की है। और न्यायमूर्ति पीडी दिनाकर ने भ्रष्टाचार भूमि हड़पने की नीति का इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय मिसकंडक्ट के दोषी पाए गए हैं। न्यायाधीशों के लिए संपत्ति घोषणा मापदंड क्या रहेगा। संपूर्ण दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने निवास पर बिना हिसाब का नगद मिलने से न्यायाधीशों की संपत्ति के अनिवार्य प्रकटीकरण की बात की गई है, जहां मूल्यों का पुनः वितरण न्यायाधीश संपत्ति घोषणा मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का संकल्प 2009 सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण 2018 के बाद से बंद कर दी गई है। सूचना का अधिकार की व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि न्यायाधीशों की संपत्ति सूचना का अधिकार के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं रहेगी। न्यायिक मानकों के विश्लेषण के पश्चात अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा समाप्त हो जाएगी। संसदीय समिति अनिवार्य प्रकटीकरण के लिए विधायी कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा। 2025 विकास सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें सीजेआई भी शामिल रहेंगे, ने सार्वजनिक रूप से संपत्ति की घोषणा करने का निर्णय लिया है। एक ऐतिहासिक कदम में सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहेंगे, ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का निर्णय लिया और 1987 के न्यायिक जीवन के मूल्य में पुनः वितरण को निर्धारित सिद्धांत की पुष्टि कर न्यायिक नैतिकता। हम देखेंगे न्यायिक जीवन या न्यायिक नैतिकता होती क्या है।
न्यायिक नैतिकता में संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करना और जीवन के मूल्य और विवरण का पूरा प्रतिष्ठित सिद्धांतों का पालन करना। न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में जनता के विश्वास को कमजोर करने का कार्य बचाना होगा। पद की गरिमा के रूप एक दूसरे बनाए रखे जाएंगे। सार्वजनिक रूप से विचार नहीं व्यक्त किए जाएंगे। मीडिया को साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा। न्यायपालिका की असहमति। एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के विचार में असहमति से क्या दर्शाएगा? बौद्धिक रूप पे तो तार्किक पाठ्य भिन्नता पर आधारित न्यायमूर्ति नगरथन ने ललिता प्रसाद वैश्य में 2024 में अपनी जगह ले ली थी। राजनीति प्रभाव के प्रति प्रतिरोध और सामाजिक मुद्दों पर विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले अस्थायी न्यायाधीश क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत अस्थायी आधार पर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव यानी अडोक पर कुछ लोगों को रखा जाता है कुछ समय के लिए, ताकि जो अभी मुकदमे ज्यादा पेंडिंग हो उसके लिए काम किया जाए कि नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया ताकि आपराधिक मामलों के बढ़ते बकाये को संबोधित किया जा सके। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देगा ताकि मामलों के बकाया को साफ किया जा सके। राष्ट्रपति की सहमति के साथ न्यायाधीशों की समान शक्ति और अनुमोदन किया जा सके। भारतीय न्यायालयों के लंबित मामले। भारत की न्यायपालिका लंबित मामलों के संकट का सामना कर रही है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जिला न्यायालय में 5 करोड़ रुपए के अधिक मामले की बात की गई है। जिला न्यायालय 4.6 करोड़ रुपए के मामले जो कि नागरिक मामले के वर्ष भर में 38.7% नागरिक मामले निपटाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 86,700 लंबित मामले अभी रखे हुए हैं। सरकारी पहल। ई न्यायालय मिशन कोर्ट न्यायालय डिजिटल किए गए पेपरलेस न्यायपालिका के चरण में इतने रुपए करोड़ खर्च किए गए हैं। न्यायिक अवसंरचना न्यायालय कक्ष से लेकर 11.166 करोड़ रुपए तक का निवेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट 886 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रहेंगे। पोक्सो न्यायालय रहेंगे। लोक अदालतें रहेंगी। मध्यस्थ अधिनियम रहेंगे। टैली नंबर रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के लिंग असंतुलन। अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सेवानिवृत्ति होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश बीवी जगन्नाथ नागरथा बची है, जो कि 34 में से एक है। उच्च न्यायालय में महिलाएं 14.7 पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। 0 महिलाओं वाले उच्च न्यायालय उत्तराखंड मेघालय। प्रत्यक्ष अधिवक्ता केवल एक महिला न्यायमूर्ति। औसत नियुक्ति आयु महिलाएं 55। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 144 का उपयोग कर तमिलनाडु विधेयक विधान में न्यायिक अतिक्रमण और न्यायिक कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति संवैधानिक संतुलन पर बहस की है। पक्ष में क्या अतिक्रमण कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्माण में कोई भी उपाय नहीं है तो वो पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर ले। न्यायपालिका के प्राधिकरण दरकिनार करके विपक्ष के रूप में जाएंगे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना उनका दायित्व रहेगा। संवाद का प्रदर्शन करने दायित्व नहीं रहेगा। अस्थायी मामले विशिष्ट राहत देंगे और सुरक्षा बोर्ड के रूप में भोपाल गैस मामला महत्वपूर्ण काम करेगा। न्यायिक स्थानांतरण। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण विरोध प्रदर्शन को जन्म देते हैं, जो न्यायिक स्थानांतरण पर बहस को फिर से कर देते हैं। यहाँ पहले न्यायाधीश मामले 1981 में कार्यपालिका की प्राथमिकता थी। मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं रहेगी और न्यायाधीश की प्राथमिकताओं कोलेजियम के माध्यम से तय की जाएगी। कोलेजियम के मुख्य विस्तरण में तीसरे न्यायाधीशों के मामले की बात की जाएगी। ये 3 न्यायिक मामले। तीसरा मामला कोलेजियम का विस्तार है। दूसरा मामला कोलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका की प्राथमिकताएं हैं और पहला मामला कार्यपालिका की प्राथमिकता और बाध्यकारी का अभाव रहेगा। 3 वर्ष का न्यायिक अभ्यास अनिवार्यता रहेगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जूनियर डिवीजन पदों के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम 3 वर्ष के कानूनी अभ्यास को बहाल किया जाएगा। और मदुरई बेंच मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के शिवगंगा में अजित कुमार की हिरासत में दिए गए अत्याचार की निंदा की है। एनएचआरसी भी न्यायिक हिरासत में 150 लोगों को रखेंगे। प्रमुख न्यायिक निर्णय डीडी बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 का गिरफ्तारी निरोध के लिए 11 दिशा निर्देश दिए जाएंगे और पीयूएल भारत संघ के लॉकअप में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। न्यायिक रिपोर्ट में पुलिस बल की महिलाओं के लिए अपने आरक्षित कोटे की बात की जाएगी। कोई भी राज्य संघ क्षेत्र पुलिस में महिलाओं के कोटे। दूसरा प्रश्न रहेगा संसद और विधायी सुधार। क्या वर्तमान में संसद प्रासंगिक है?
कि वर्तमान में संसद बैठक प्रासंगिक रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे विधायी उत्पादकता में गिरावट। संसद का हालिया शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण व्यवधानों के चिन्हित करते हुए विधायी उत्पादकता में महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। शीतकालीन सत्र 2024 में अप्रभावशीलता 1 कार्य घंटे, लोकसभा केवल 52% समय तक कार्यरत रहेगी। लोकसभा का कार्य निर्धारित समय का 52% रहेगा। राज्यसभा का कार्य निर्धारित समय का 39% रहेगा। और निजी सदस्यों को व्यवसाय लोकसभा शून्यता में काम करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा का कार्य देखेंगे। लोकसभा का 52% निर्धारित समय किया जाएगा, जो कि शीतकाल 2024 का है, और राज्यसभा का 39 और इनका 40% है। संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति महत्वपूर्ण न्यूज में रही है। 129 संशोधन विधेयक जो संसद और राज्य चुनाव के एक साथ कराने का प्रस्ताव करती है। वन नेशन वन वोट के परामर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति का संदर्भित की जाएगी, जो कि वन नेशन वन वोट सिस्टम में वन वोट सिस्टम की हमें बात कर रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन विस्तारित किए जाएंगे। दस्तावेज गवाहों को बुला सकते हैं या फिर संस्तुति सलाहकार की रहने वाली रहेगी। संशोधन विधेयक जो समवर्ती कानून पर जेपीएससी को संदर्भित करेंगे। निजी सदस्यों विधेयक 117वें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के निजी सदस्यों विधेयकों पर केवल 9.8 घंटे ही चर्चा की गई है, और राज्यसभा में केवल 2 घंटे, केवल 27 घंटे बात की गई। केवल 14 पीएमबी कानून बने हैं, यानी प्राइवेट मेंबर बिल में केवल 14 बने हैं अंतिम 1970 के बाद से। 17वीं लोकसभा चर्चा के लिए लोकसभा केवल 9 घंटे और राज्यसभा केवल 27 घंटे ही मिले हैं। शुक्रवार के लिए आरक्षित गैर बाध्यकारी अस्वीकृत सरकार को अस्थिरता को प्रभावित नहीं करती है। 100 दिनों के संसद सत्र का प्रस्तावित विधेयक रहेगा, जिसमें भारत में 17वीं लोकसभा में 274 दिन इतिहास सबसे कम दिन का इसमें रहा है संसद और यूके में 150 से 160 दिन का रहेगा संसद सत्र, जो कि वार्षिक रूप से अनिवार्य रूप से किया जाना होता है। निजी सदस्य विधेयक पेश किए जाएंगे ताकि विधायी जवाबदेही और जांच को बढ़ावा मिल सके। वर्तमान कानून अनुच्छेद 85 केवल वर्षा में 2 बार बैठक का आदेश देते, न्यूनतम बैठक की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्य चिंता 2023 में सभी विधेयकों का केवल 2 बार बैठक के आदेश देते, न्यूनतम बैठकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्य चिंता 2023 में सभी विधेयकों को 44% के दिन के पारित रूप में मानी जाएगी। एक राष्ट्र एक विधायी मंच। एक राष्ट्र एक विधायी मंच को 18वीं अखिल भारतीय अध्यक्ष के सम्मेलन में एपी को पटना बिहार संपूर्ण में विधायी कार्रवाई में व्यवधान शिष्टाचार और विधायी निकाय की भूमिका को बढ़ावा देखते हुए महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, जहां पर विधायी डेटा का वास्तविक समय की साझा करना, एआई एकीकरण करना, कागज रहित विधानसभा, नागरिक भागीदार के लिए सार्वजनिक पहुंच के लिए काम करेंगे। अब हम बात करेंगे लोक लेखा समिति क्या होती है। लोक लेखा समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक टोल संग्रहण और टोल ऑपरेटर द्वारा समझौते के अनुसार यात्री सुविधाएं प्रदान करने में विफलता पर चिंता व्यक्त की है। स्थापना 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के चेम्सफोर्ड अधिकार की बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 22 सदस्य 15 लोकसभा के सदस्य रहेंगे, 7 राज्यसभा के रहेंगे। 1 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। मंत्रियों को बाहर रखा जाएगा। अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्षी दल रहेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर सरकारी व्यय की जांच करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मुंबई में संसदीय अनुमान समिति 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुमान समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और लोकसभा की कार्यविधि में नियमों के तहत 30 लोकसभा सांसद मंत्रियों को बाहर रखा जाएगा। अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। नवीकरण कार्यकाल और सार्वजनिक कर्मों की समीक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 101(4) में यदि कोई संसद 60 लगातार बैठक में अनुमति के बिना अनुपस्थित रहते तो उसे सीट रिक्त घोषित की जा सकेगी, जो कि संसद की औपचारिक रूप से रिक्तता घोषित करेगी। और अनुरोध की समीक्षा करते हुए 1 बार अधिकतम हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। जहाँ परंपरा के अनुसार विपक्ष जब अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 93 के संशोधन करता कि पहले बैठक के 60 दिनों में चुनाव अनिवार्य हो जाए। संविधान संबंधी प्रावधान। प्रारंभ में 6 महीने 3 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, जो कि हर महीने 6 वर्ष का हो जाएगा। 1 वर्ष में अधिकतर केवल यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो चुनाव आयोग चुनाव में असंभव प्रमाणित करेगी। विधानमंडल विघटन निलंबन संसद द्वारा बताई जाएगी। और वन नेशन वन इलेक्शन में समकालिक करने हेतु लॉजिस्टिक लोकतंत्र लॉजिस्टिक पर इस प्रभाव पर बहस छिड़ गई होगी। तो लोकसभा स्थानीय चुनाव के समकालीन आयोजन करने में मदद करेगी। अनुच्छेद 183 और 182 लोकसभा विधानसभाओं की अवधि संशोधन की बात करेंगे। 324A प्रस्तावित लॉजिस्टिक तंत्र की बात करेगा।
और 368 संविधान में संशोधन समर्थन की आवश्यकता की बात करेगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित यदि मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शामिल है लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में रहेंगी, उन पर 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य अपराधों पर आरोप रहेगा। 30+ दिनों के लिए हिरासत में और 5 वर्ष की सजा के लिए मंत्री को विस्तारित किया जाएगा। मौलिक संरचना केशवानंद भारती का उल्लंघन हो जाने पर, पूर्व न्यायिक हिरासत में दोष में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाने पर, आरपी अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट 1952 सिद्धि प्रायोगिकता गिरफ्तार होने पर और राजनीतिक लक्ष्यों के संशोधन निवारण करने पर। अब बात करेंगे, हम एक बार मामले देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची के तहत कौन कौन सी न्यायिक समीक्षा के लिए कौन कौन से मामले रखे गए हैं। न्यायिक समीक्षा के लिए संगरी प्रसाद मामला 1951 का, जो 9वीं अनुसूची की वैधता की बात करता है। गोलकनाथ मामला 1967 का, जो संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करने की बात करता है। और उसके बाद केशवानंद भारती मामला, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की परिवर्तन की बात करता है। फिर उसके बाद वामन राव, जो कि 24 अप्रैल 1983 में पूर्व में कानूनों को बनाए रखने बाद के कानूनों को समीक्षा की जाएगी। आरसी बॉम्बे केस में कानूनों की समीक्षा की जा सकेगी यदि वे मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आपातकाल 50वीं वर्षगांठ, आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ है, जो भारत में लोकतंत्र और संविधान के उनके प्रभाव पर राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करेंगे। और आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की बात को बताएंगे। घटनाएं, छात्र आंदोलन, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार आरोप होने पर, जेपी नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार और गुजरात के टाइम पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी अनियमितता के दोषी ठहराए जाने पर आपातकाल हुआ था। ये सब यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपातकाल के बाद शाह आयोग बनी है, जो दुरुपयोग की खुलासा करेगी, गिरफ्तारी, नियामक बलात्कारी, नसबंदी की बात को लेकर पूरी रिपोर्ट देती है। 44 संविधान संशोधन आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की न्यायिक निगरानी पर बात करेगा। अब बात करेंगे जमींदारी उन्मूलन, जो कि ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मामले पर पहले संविधान संशोधन बनाया गया था, जहां पर संसदीय प्रसाद मामले ने भूमि सुधार पर सक्षम रहने वाले पहले संशोधन किया था 1951 में। दूसरा कामेश्वर में 1952 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कानून किया था। तीसरा गोलकनाथ मामले ने मौलिक अधिकार के संरक्षण के, फिर मूल संरचना संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया केशवानंद भारती मामले में। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत, लोकतांत्रिक संचालन, न्यायिक उचित पर बहस को पुनः उभरा है। नैतिकता का सिद्धांत लोकतांत्रिक संचालन और न्यायिक उचितता के बहसों पर पुनः उभरा है। हाल ही के निर्णयों और राजनीतिक क्रियाओं ने संवैधानिक परंपरा और जन नैतिकता के बीच संतुलन की परख की है। संवैधानिक मूल्य के प्रति निष्ठा के साथ किया जा सकता है। अम्बेडकर ने भारतीय लोकतंत्र केवल एक गैर लोकतांत्रिक मिट्टी की एक शीर्ष परत रहेगी। प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के मामले मनोज नारूला, सबरीमाला और नवतेज जोहर केस की बात यहाँ पे की जाएगी। संस्थागत राज्य के अंग आपसी समान भूमिका निभाएंगे। न्यायिक संवैधानिक नैतिकता की बात करेंगे। विधायी जनवाद की विचार विमर्श की बात करेंगे। विविधता के सम्मान विधि की बात नागरिक करेंगे। अब हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर कर रहे हैं। प्लीज सेशन को थोड़ा तो इंटरेक्टिव रखो आप लोग। इतने अच्छे करंट अफेयर सेशन करवा रही हूँ। 1 नेशन 1 वोट सिस्टम, 1 नेशन 1 इलेक्शन वोट सिस्टम, पूरा हमने आपातकाल पढ़ लिया, पूरा हमने सर्वोच्च न्यायालय के वो पढ़ लिए, न्यायिक विलोकन पढ़ लिया, संवैधानिक नैतिकता पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में पूरे देश के समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उत्तराखंड भी इसके सफल कार्यान्वयन के लिए हवाला देती हुई बात करेगी। अनुच्छेद 144 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 14 कानून की समक्ष समानता। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, संवर्ती सूची में विभाग, गोद लेने के उत्तराधिकार विधायी प्रावधान के अंतर्गत रखे गए हैं। यह यूनिवर्सल आर्टिकल नंबर 44 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वल्फ विधेयक 2024। वल्फ विधेयक संशोधन 2024 संयुक्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त समिति ने बहुमत से अपनी रिपोर्ट को अपनाया, जिसे सरकार को आगामी संसद के बजट सत्र दौरान विधेयक लाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2024 में विधेयक हुआ था। केंद्रीय वल्फ परिषद बोर्ड के मुस्लिम गैर मुस्लिम सदस्यों की बात की जाएगी। यहाँ पे वल्फ कानून मुस्लिम वल्फ को कम करने की बात की जाएगी। ट्रिपल तलाक की बात है ये। न्यायाधिकरण न्याय अपने हक मूवी, अगर आपको वल्फ समझना है, पूरा मुस्लिम कोड समझना है, जैसे हिंदू कोड मैरिज एक्ट होता है, उसी तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट में हक मूवी है, जो कि शाह बानो मैडम की है, शाह बानो जी की है।
हाँ मैं